नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन आप सभी का द डिबेट में। मैं ब्रजेश मिश्रा हूं। बहनों भाइयों, कभी कभी कुछ घटनाएं ऐसी हमारे जीवन में घट जाती हैं, हमारे समाज में घटित हो जाती हैं, जो हमारे अंतर मन में इतनी पीड़ा दे जाती हैं कि उनको हम दशकों तक भुला नहीं पाते हैं। वो इतनी तकलीफ दे जाती हैं कि उन तकलीफ़ों का कोई अंत नहीं होता है, और इतने गम और आंसू दे जाती हैं कि शायद उसको पूरी ज़िंदगी आपके जीवन में वो प्रभाव छोड़ जाती है। मैं जिक्र करना चाहूँगा उन्नाव में हुई एक बेहद बर्बर घटना की, जिसने उन्नाव ही नहीं, उत्तर प्रदेश ही नहीं, पूरे देश को हिलाकर रख दिया। शायद ही कोई व्यक्ति रहा होगा जिसके अंतर मन को इस घटना ने झकझोरा नहीं होगा। मेरे पीछे का जो दृश्य देख रहे हैं, ये घटना स्थल है। यह उन्नाव जनपद में असोहा इलाके का एक खेत है सरसों का, जहां कल देर शाम 3 बहनें एक साथ लिपटी हुई, बंधी हुई मिली, जिसमें से 2 की मृत्यु हो गई और एक अभी भी जिंदगी की जंग लड़ रही है। अस्पताल के भीतर वेंटिलेटर पर हैं, स्थिति बहुत क्रिटिकल है। लाख विरोधाभासी बयान आ रहे हों, लेकिन यह घटना हत्या की है, यह मर्डर है। जहर देकर मारा गया है उन बच्चियों को। उन्हें जहर देकर मारा गया है जो बेहद गरीब हैं। इतने गरीब हैं कि उनके पास अपना जीवन चलाने के लिए बहुत कुछ सुविधाएं नहीं हैं। एक बूढ़ा पिता अपने नजदीक के इलाके में प्रतिदिन सुबह 7 बजे जाके मजदूरी करता था, शाम तक लौटकर अपने बच्चों का जीवन लालन पालन करता था। मैं छोटी सी खेती है उनकी, और ऐसे में भरे पूरे परिवार को चलाना कितना कठिन, कितना दुष्कर और कितना दुरूह कार्य होगा। आज जो लोग भी उस गांव में गए और उस गरीब दलित परिवार की स्थिति देखी, यकीन मानिए कि आपकी आंख से आंसू आ जाएगा। आप उनकी वेदना, उनकी तकलीफ, उनकी पीड़ा को समझ नहीं पाएंगे। जिसको कुछ लोग कह रहे हैं कि वो बार बार बयान बदल रहे हैं, बयान नहीं बदल रहे हैं, दरअसल वो बदहवास हैं। उन्हें समझ में नहीं आ रहा कि उनके साथ हो क्या गया। वो इस घटना की पीड़ा में इस कदर अभी डूबे हुए हैं कि उनके आसपास क्या घटित हो रहा है वो समझ ही नहीं पा रहे हैं। क्योंकि ना तो वो चालाक लोग हैं, ना शहरी लोग हैं, ना उन्हें राजनीति आती है, ना वो अमीर लोग हैं, ना उन्होंने मक्कारियां सीखी हैं। वो एक गरीब दलित परिवार हैं जिनकी किसी के साथ कोई दुश्मनी नहीं है, जो खुद हमेशा विनम्र भाव से गांव में किसी तरह इज्जत बचाकर जीना सीखा। जिन्होंने उनकी बेटियों के साथ जिस तरह की घटना बर्बर हुई, शायद इस तरह की घटनाएं आसपास देख रहे। इसके पहले अजीब अजीब तरह के अपराध को हमने सुना, लेकिन मासूम नाबालिग बच्चियों को जहर देकर मारने वाले निश्चित तौर पर कोई राक्षस ही होंगे। किसी भी समाज का हम आकलन कैसे करते हैं? किसी भी देश का या राष्ट्र का आकलन हम कैसे करते हैं? मैं हमेशा कहता हूं कि किसी देश में अगर किसी देश की परिस्थिति का आकलन करना हो तो वहां की महिलाओं की स्थिति के साथ आप आकलन करिए, आप सच के बिल्कुल नजदीक पहुंचेंगे। हम किस प्रकार का समाज बनते जा रहे हैं और हम किस प्रकार की व्यवस्था पढ़ते जा रहे हैं, जहां पर ऐसी बड़ी घटनाओं के बाद भी हमें फर्क नहीं पड़ता। घटनाएं दर घटनाएं होती जा रही हैं। महिलाओं पर अत्याचार, दलित बेटियों पर अत्याचार, एक घटनाएं नहीं, उदाहरणों से भरा हुआ है उत्तर प्रदेश। आपको हर घटना के बाद कुछ दिनों तक गम, गुस्सा और क्षोभ दिखेगा, लेकिन दरअसल यह बहुत तकलीफ देता है। यह बताता है कि हमारा समाज किस तरफ बढ़ चुका है, हम बर्बरता की किस सीढ़ी पर, किस पायदान पर पहुंचे हैं, शायद हमें आपको अंदाजा नहीं होगा। और उसी प्रकार हमारी प्रशासनिक और पुलिस व्यवस्था काम करती है। घटना के तत्काल पश्चात घटना पर पर्दा डालने की हर संभव कोशिश होती है। यह बताया जाता है कि यह वो नहीं है जो आप कह रहे हैं, यह वो है जो पुलिस जो बताना चाहती है। पूरी रात घर के लोगों को थाने में बिठा के रखा गया। क्या उनको अपनी बच्चियों की मृत्यु पर गम करने का, 2 आंसू बहाने की भी छूट नहीं है? क्या उसकी इजाजत भी पुलिस और प्रशासन देगा, सरकार देगी? क्या उनको अपने हिस्से का गम मनाने की भी छूट नहीं है? क्या वो वही बोलें जो पुलिस बुलवाना चाहती है? क्या वो वही बोलें जो प्रशासन बुलवाना चाहता है? ऐसे कई वीडियो जारी हुए जो पुलिस प्रशासन ने घर परिवार के लोगों से जारी कराए और बाद में ये कहने की कोशिश की कि सबके बयान अलग हैं। आप ये बताइए कि किसी के घर में अगर इस प्रकार की घटना हो जाएगी, क्या वो बदहवास नहीं होगा? क्या वो परेशान नहीं होगा? इस घटना के बाद पूरे परिवार को
थाने उठा ले गई पुलिस। क्या यह मानवता है? और क्या इसके बाद आप उम्मीद करते हैं कि वो सच की, इंसाफ की लड़ाई लड़ पाएंगे? वो भी बेहद गरीब लोग जो 150 रुपए प्रतिदिन की मजदूरी पर घर चलाते हैं। जब हम कहते हैं हम अंत्योदय की योजनाओं के साथ हैं, हम गरीब अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति को इंसाफ देना चाहते हैं, लेकिन यह इंसाफ देने का तरीका बिल्कुल नहीं हो सकता। यह अत्याचार है, यह दमन है। और इस प्रकार की घटनाएं किसी भी सभ्य समाज में स्वीकार नहीं की जानी चाहिए। मैं उम्मीद करता हूं और ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि तीसरी बच्ची, जिसकी हालत बेहद नाजुक है, जिसको कानपुर के एक प्राइवेट हॉस्पिटल में एडमिट किया गया है, जबकि लखनऊ में 5-6 बड़े अस्पताल हैं, सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल हैं, लेकिन बच्ची को कानपुर में भर्ती किया गया। ये बच्ची बचे और इस पूरे मसले से राज खोले, बताए कि वो कौन जालिम दरिंदे राक्षस थे जिन्होंने इन मासूम बच्चियों को जहर देकर मारा। किसने कोशिश की? और इस गरीब परिवार का किसी के साथ क्या दुश्मनी है कि कोई इस प्रकार की हरकत उनके साथ क्यों करेगा और किस मकसद से की गई? घटना जितनी बड़ी है उसका मोटिव समझना शायद उससे भी ज्यादा सनसनीखेज होगा। जो मैं कहना चाह रहा हूं उसको समझने की कोशिश करिए कि इस घटना का मोटिव क्या है, किसने इसे कारित किया, इस घटना को अंजाम किसने दिया। पुलिस को ऐसे कोई कृत्य नहीं करना चाहिए कि उसका एक्शन संदेह के दायरे में आए। लगातार कहा गया सस्पेक्टेड केस ऑफ पॉइजनिंग, ओके, बट क्या कोई अपने को बांधकर तब जहर खाता है? ऐसा उदाहरण मैंने तो नहीं देखा। आपने देखा हो तो हो सकता है कि तमाम पुलिस वालों ने देखा हो कि कोई खुद को बांधने के बाद जहर खाता है। और जहर खाने का कारण क्या है उस परिवार के पास? ऐसे हालात उनके नहीं थे कि वो जहर खाकर मर जाएं। जीवन तो उनका चल ही रहा था। बेहद गरीब परिवार है, अपना जीवन यापन कर रहे हैं, थोड़े से में गुजारा करने वाले लोग हैं। आप गांव गुरबे में जाएं, कभी गांव खेड़े में जाएं और गरीबों की हालत देखें, तब आप ये सोचेंगे जो आपके पास है शायद ईश्वर ने आपको बहुत कुछ दिया है। मैं आपको कोई भाषण नहीं देना चाहता, मैं कोई नैतिकता का पाठ नहीं पढ़ाना चाहता, मैं आपको कोई सभ्य होने की सलाह भी नहीं देना चाहता, लेकिन मैं चाहता हूं कि इस घटना पर आप चिंता प्रकट करें, अफसोस जाहिर करें कि हमारा समाज, हमारा एडमिनिस्ट्रेशन, हमारी पुलिस और हमारे तौर तरीके किसी गरीब के प्रति कैसे होते हैं। और क्या हम वाकई में एक डेमोक्रेसी में गरीब को इंसाफ देने की स्थिति में हैं तब तक जब तक कि मीडिया उनका साथ ना दे, तब तक जब तक लोग उनके साथ ना खड़े हों, उनके हक की आवाज ना बुलंद करें। यह हत्याकांड कोई सामान्य नहीं है। यह सवाल बहुत खड़े करता है कि इस जहर कांड के पीछे कौन है? कौन चाहता था कि ये तीनों बच्चियां मर जाएं? किसने उनको उस हालत में बांधकर जहर खिलाया और किस मकसद से खिलाया? यह जानना बेहद जरूरी है। और इस मामले को लटकाने भटकाने की कोशिश करने वाले पुलिस अफसरों का क्या मोटिव है, उनकी भूमिका भी इस पूरे मामले में सत्यापित की जानी चाहिए, पता की जानी चाहिए कारण क्या है। क्योंकि जिस प्रकार के अपराध बढ़ रहे हैं यह बहुत चिंताजनक है और हमें शर्मसार करते हैं, एक राज्य के रूप में, एक समाज के रूप में। वो भी तब जब हम ये कहते हैं कि हम बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कैंपेन चला रहे हैं, हम मिशन शक्ति चला रहे हैं। उस दौरान ऐसी विभत्सतम घटनाएं हमें झकझोरती हैं, हमें पीड़ा देती हैं, हमें दुख देती हैं, हमें गम और क्षोभ देती हैं, हमें आंसू देती हैं। इसको महसूस करने की जरूरत है। कुछ बयान आप सुने, फिर मैं एक बड़ी डिबेट को आगे बढ़ाऊंगा। हमारा जो खेत है उसी खेत में मिली हुई थी। बाबू हमारी आँखें नहीं खोलती रही। हमने मांगा हमारी बिटिया की जांच कराओ, हमारी बिटिया बड़ी चीजा ज्यादा गुजार नहीं है। पुलिस क्या कह रही है? जहर खा के मरने की आशंका है। अगर वो जहर खाने गई थी तो अपने आप को बांधेंगी क्यों? वो सरकार का एक बाल खत्म हो चुका है, इससे बड़ी घटना तो कोई हो ही नहीं सकती।
पूरी घटना जो है जिसमें लीपापोती की अभी कार्रवाई स्टार्ट हो चुकी है कि पीड़ित परिवार को बंद किया गया है, मीडिया नहीं जा सकती, पीड़ित परिवार को थाने में बिठाया गया है, तो आखिरी रास्ता ये बचेगा कि हम लोग उन्नाव कुछ करें। जेपी का उन्नाव जिला प्रयोगशाला है। बहुत संभव है कि इसमें षड्यंत्र हो या शोषण किया गया हो। स्थानीय पुलिस द्वारा 6 टीमें गठित की गई हैं। सस्पेक्टेड केस ऑफ पॉइजनिंग बताया गया है। जिसकी लड़की मार दी जाएगी और जिसकी बहन मार दी जाएगी उसको ही बंद कर दिया जाएगा, उसको ही यहाँ से ले जाएगा। तो आज के कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। मेरे साथ भीम आर्मी के चीफ और चंद्रशेखर जी इस कार्यक्रम में विशेष तौर पर मौजूद हैं। मैं उनसे अलग से बात करूंगा इस विषय पर। प्रोफेसर मनोज मिश्रा मेरे साथ हैं, भारतीय जनता पार्टी से, जूही सिंह समाजवादी पार्टी से, वैभव महेश्वरी आम आदमी पार्टी से, प्रियंका गुप्ता कांग्रेस से हैं, सैयद जरीन बहुत जानी मानी सामाजिक कार्यकर्ता हैं और वीरेंद्र सिंह जी हमारे स्टेट हेड। इस कार्यक्रम की शुरुआत में चंद्रशेखर आज़ाद जी से करना चाहता हूँ। भीम आर्मी के चीफ हैं और आज़ाद समाज पार्टी भी चलाते हैं। बहुत शुक्रिया आपका चंद्रशेखर जी हमें समय देने के लिए। उन्नाव की घटना जो कुछ भी है इसके बारे में मैं आपकी प्रतिक्रिया जानना चाहता हूं। बामुश्किल बड़ी कठिनाई के बाद आखिरकार एफआईआर किसी तरह दर्ज हो पाई, लेकिन तीसरी बच्ची की हालत अभी बेहद नाजुक है। चंद्रशेखर जी, जी देख तो रहे हैं आप, कल से हम लोग तो कल से ट्विटर पे या तमाम तरह के अपने लोगों को भेज के काम कर रहे थे। और हालात क्या हैं अभी पूरा देश देख रहा है, दुनिया में कितना अच्छा जो है मैसेज जा रहा है। जी। उत्तर प्रदेश जिसके लिए पीठ थपथपाते हैं प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की, ये उनका मॉडल है। इस घटना को लेकर मैं रेप होंगे, हत्याएं होंगी, कत्ल होंगे, लूट होगी, तमाम तरह से जो है अपराध चरम पे जाएगा जी। मगर सरकार कुछ नहीं करेगी। सरकार तो आरोपियों का संरक्षण करेगी और प्रशासन पुलिस जो है वो अपराधियों को गिरफ्तार करने के बजाय वो पीड़ितों को डराने का, धमकाने का और पीड़ितों को ये मैसेज संदेश जो है जनता में देने का काम करेगी कि पीड़ित अपने बयान बदल रहे हैं। पर इस तरह की घटनाएं समाज में किस प्रकार का संदेश छोड़ती हैं चंद्रशेखर जी? देखिए, ये एक सभ्य समाज की परिभाषा तो नहीं है और मैं ये संदेश ये है कि कोई जिनके परिवार में बहन बेटी है, ऑब्वियसली सब लोगों के हैं, मैं और आप तमाम लोग जो हैं वो किसी जाति धर्म वर्ग के हों, लेकिन अगर इस तरह से बहन बेटियों के साथ ये होगा तो ये बड़ा ही जो है भयावह है, डरावना है। और मुझसे लास्ट टाइम ब्रजेश जी कहना पड़ेगा, मुझसे लास्ट टाइम किसी एक पत्रकार बहन ने पूछा था कि आप कितनी घटनाओं में गए हैं, 3000 समथिंग हुई हैं। मैं उनसे पूछना चाहता था आपके चैनल के माध्यम से और आज आपसे भी कह रहा हूं कि ऐसी सरकार का क्या फायदा है जिसके राज में ये तमाम तरह की घटनाएं हो रही हैं। फिर उस पुलिस का क्या फायदा है, वो किस लिए है, ये पूरा सिस्टम किस लिए है, पूरी ब्यूरोक्रेसी किस लिए है, ये तमाम जिनको ये तनख्वाह जो सब चीज अधिकारियों को मिल रही है किस लिए है कि अगर बेटियां सुरक्षित नहीं है उत्तर प्रदेश में। क्या आपका आरोप है कि इस घटना में भी पुलिस प्रशासन कानून का राज तो खत्म हो गया लगभग। पीड़ित परिवार के साथ ज्यादती की, उनके साथ अत्याचार किया, उन पर दबाव डाला किसी किस्म का? मैं आरोप तो नहीं लगाता, मैं तो सच बता देता हूं आपको। हमने लास्ट टाइम भी डिबेट की थी, तब हाथरस था, आज उन्नाव है। आपने मुझसे बात की और मैंने अपनी बात रखी। ब्रजेश जी, कल से हम लोग मांग कर रहे हैं कि पीड़ित बच्ची को आप उसकी जीवन रक्षा सबसे जरूरी कदम है, उसको एम्स ले आए। हायर सेंटर इसलिए तो है, अगर कोई मंत्री बीमार होगा, कोई नेता बीमार होगा तो दिल्ली आएगा। मैं वापस आपको याद दिलाता हूं, अलीगढ़ से हम लोग मांग कर रहे थे कि भाई दिल्ली भेज दो, दिल्ली भेज दो। देरी हुई तो हमारी बहन ने अलीगढ़ में ही वो जो है करीबन खत्म हो चुकी थी, लेकिन सफदरजंग लाया गया। तो अभी हम प्रयास ये कर रहे हैं कि ये आ जाए तो इसका बेहतर इलाज हो जाए, लेकिन नहीं ला रहे हैं। कल कहेंगे कि वो नहीं बची, तो कॉन्स्पिरेसी तो कुछ ना कुछ की जा रही है। सरकार को चाहिए था, मुख्यमंत्री बोलते, मुख्यमंत्री खुद, हमने तो मांग की थी कि भाई एयरलिफ्ट एम्बुलेंस से जो है भेज दो दिल्ली, तो यहां इलाज हो जाएगा।
और जो राज हैं, जो तमाम तरह से चीजें आएंगी, जो राज से पर्दा उठ जाएगा। बच्ची खुद बता देगी क्या हुआ है। कोई बांध के जहर तो नहीं खाता है, लेकिन मुख्यमंत्री मठ में बैठ के आराम कर रहे हैं और ये सोच रहे हैं कि इसमें एंगल कौन सा दिया जाए, मुस्लिम एंगल दिया जाए, पीएफआई के तार जोड़े जाएं या कुछ और जोड़े जाएं। न्याय नहीं देंगे योगी आदित्यनाथ, किसी गरीब की बच्ची को, किसी बेटी को न्याय नहीं देंगे। आप पीड़ित परिवार को जो है डराने धमकाने का तमाम तरह का प्रयास हो रहा है। मिलने नहीं दे रहे हैं बेटी से, कैसी हालत है, कोई मेडिकल जो रिपोर्ट्स भी नहीं है, कोई जो है कोई किसी तरह की चीजें बताई नहीं जा रही हैं। विपक्ष का या कोई भी परिवार का व्यक्ति जा नहीं सकता है। ब्रजेश जी, आपको, मुझे तो नहीं पता क्या है। पीड़ित परिवार से आपकी कोई वार्ता हो पाई, उनसे आपकी कोई बात संपर्क हो पाया? मेरी अभी उनकी मम्मी से बात हुई जी भाई, मेरी अभी ब्रजेश जी मेरी अभी उनकी माता से बात हुई है, उनकी भाभी से बात हुई है और वो कुछ ही मिनट में हॉस्पिटल पहुंच रही हैं। वो बहुत देर से परेशान थी, उनका एक फोन आया मेरे पास, उन्होंने मुझसे कहा कि बेटा किसी तरह से मेरी बच्ची से मुझे मिलवा दो, और मेरी बच्ची से मुझे नहीं मिले। वो रोने लगी तो मैंने वहां की टीम से कहा कि आप इनको ले आओ और हॉस्पिटल ले जाओ, हम लोग प्रशासनिक अधिकारियों से बात करेंगे, ये तो उनका राइट्स है अपनी बेटी को देखने का, तो मिलना चाहिए। और इसके तो बुरी बात तो ये है ब्रजेश जी कि इस बच्ची के पिताजी नहीं है। उसकी माँ किस तरह उसको पालती है, किस तरह उनका घर चलता है, किस तरह से उन्होंने अपने जीवन को, उन पे तो प्रधानमंत्री कहते हैं कि सबको आवास दे दिए हैं। आपने उनके घर देखे होंगे, हमारी टीम ने सुबह दिखाए थे, तो कच्चे घर हैं। तो तमाम झूठ जो है भारतीय जनता पार्टी के लोग फैला रहे हैं। मुझे ये नहीं उम्मीद है कि इस बच्ची को न्याय मिलेगा। मैं सोच रहा हूं सरकार ये सोच रही है कि किस तरह से इसकी जान चली जाए और ये यहीं का ही मामला जो है हम लिपापोती कर दें, ढक दें, अपराधी बच जाएं। और इस मॉडल पे प्रधानमंत्री योगी आदित्यनाथ की पीठ थपथपा कहते हैं कि ये मॉडल मुझे बड़ा पसंद है, जिसमें अपराधियों पे कार्रवाई ना हो और इस तरह से इनको, दलितों को तो इतना दमन करो कि ये जो हैं अपनी जान की दुहाई मांगे और यहां से छोड़ के चले जाएं उत्तर प्रदेश। तो आपको लगता है कौन सा तरीका, कौन सी एजेंसी और किस तरह से जांच हो ताकि इस पीड़ित परिवार को, इस गरीब परिवार को, इस दलित परिवार को इंसाफ मिल सके? देखिए, पहली बात तो न्याय सबका जन्मसिद्ध अधिकार है। आज हमें जरूरत पड़ती है कि मीडिया उस मामले को उठाए, तब पुलिस गंभीरता से उस मामले को लेती है, उससे पहले तो पुलिस टाल मटोल करती रहती है। तो आप जैसे मीडिया के लोगों ने ये बात उठाई, मैं देख रहा था देर रात तक इसको आप लोग जो हैं इसको जनता के सामने लेके आ रहे थे, तो पुलिस पे थोड़ा दबाव बना, अधिकारी कर्मचारी आए। आपको याद होगा एडीजी लॉ एंड ऑर्डर आनंद कुमार का वो बयान जो हाथरस के लिए, पीड़िता के लिए उन्होंने दिया था कि रेप नहीं हुआ है। प्रशांत कुमार नाम है उनका। और फिर लास्ट टाइम जब सीबीआई क्लोजर रिपोर्ट, मैं नहीं जानता हूं, बस मुझे तो एडी लॉ एंड ऑर्डर पता है और मुझे जानने को दिलचस्पी भी नहीं है। प्लीज गो अहेड। ब्रजेश जी, याद कीजिए कि सीबीआई की क्लोजर रिपोर्ट उन्होंने जो है जारी की और उसमें उन्होंने कहा कि हुई, रेप की एफआईआर दर्ज की, हत्या की एफआईआर दर्ज की। उत्तर प्रदेश पुलिस से तो भरोसा नहीं। मैं आज फिर कहूंगा कि माननीय सुप्रीम कोर्ट जो है सुमोटो ले, माननीय हाईकोर्ट सुमोटो ले और न्यायिक जांच जो है इसकी हो, सीबीआई जांच हो। तो ये मुझे एक मूवी हमने देखी थी आर्टिकल 15, बिल्कुल लगभग उसके जैसा ही है। और फिर तमाम तरह का उत्तर प्रदेश सरकार का भ्रष्टाचार, अपराधियों के प्रति उनका प्यार, सरकार का जनता के अपराध मतलब पीड़ितों के प्रति जो दबाव सरकार बनाती है, तो मुझे आर्टिकल 15 लग रही है। मेडिकल रिपोर्ट्स क्या आएंगी, कल पीड़ित परिवार को ही ऑनर किलिंग और तमाम तरह की चीजों में ना फंसा दिया जाए। क्या वो उस स्टेटमेंट पर आप कायम हैं? क्योंकि आपने उस स्टेटमेंट में कहा कि एम्स के डॉक्टरों का एक पैनल इनका पोस्टमार्टम करें, तब तक इन शवों को सुरक्षित रखा जाए, और डॉक्टरों के पैनल में बहुजन समाज के लोग आधे हों। क्या ये आपका स्टेटमेंट है और आप इस स्टेटमेंट पर कायम हैं? ये मेरा स्टेटमेंट है और जो पिछला मैंने यूपी सरकार का इतिहास देखा, मैं अपनी बात पे स्ट्रांगली खड़ा हुआ हूं, क्योंकि मैं उम्मीद करता हूं कि यूपी में तो न्याय नहीं मिलेगा। मेरी अलीगढ़ वाली बहन को नहीं मिला, उसको जो अलीगढ़ हॉस्पिटल में थी, हाथरस की हमारी बेटी, इस बेटी को नहीं मिलेगा, किसी और को नहीं मिला। उत्तर प्रदेश देखिए, मुख्यमंत्री मठ में है और उत्तर प्रदेश में हाहाकार मच रहा है। बच्चों की चीखें उनको सुनाई नहीं दे रही हैं, माओ की चीखें उन्हें सुनाई नहीं दे रही हैं। इसलिए मैं चाहता हूं कि एम्स का जो पैनल है, क्योंकि पिछली बार इन्होंने लाश को जला दिया था कचरे की तरह, तो दोबारा जो है पोस्टमार्टम नहीं हो पाया, तो चीजें नहीं खुल पाई। तो इसलिए मैं चाहता हूं कि उसको सुरक्षित रखा जाए और उनका पोस्टमार्टम दोबारा से हो पैनल्स में,
और मुझे उम्मीद है कि जहां मेरा व्यक्ति नहीं है वहां मेरी बात नहीं होगी। जो लोग न्याय की आवाज को बुलंद कर रहे हैं आप जैसे, वो भी हमारे हैं। तो मुझे सरकार के लोगों से उम्मीद नहीं है, ना सरकार से उम्मीद है। नेक्स्ट अब आपका अगला मूव क्या होगा? क्या आप उन्नाव आएंगे या फिर कानूनी तरीके से इस मामले की लड़ाई लड़ेंगे? आप क्या करने वाले हैं आगे? ब्रजेश जी, मैं कल से तो सरकार से मांग कर रहा था, क्योंकि मैं नहीं चाहता सरकार बाद में इसमें पीएफआई या भीम आर्मी का कोई कनेक्शन ढूंढ के कहे कि वो लोग वहां माहौल खराब करना चाहते, इसलिए हमने नहीं किया, इसलिए हमने वो किया। इसलिए मैं शांति बनाया था, क्योंकि मैं न्याय प्रक्रिया में भरोसा रखता हूं और मैं न्याय चाहता हूं, संविधान में भरोसा रखता हूं। उत्तर प्रदेश की सरकार संविधान को नहीं मानती है, वो ना संवैधानिक अधिकार मानती है, ना संवैधानिक कर्तव्य मानती है। अगर सरकार अब भी कोई एक्शन नहीं लेती, बच्ची को एम्स नहीं रेफर करती, मैं यहां इसलिए था कि अगर वो एम्स आ जाएगी, सरकार को शर्म आ जाएगी, इस जुगूंगी बहरी सरकार को, इस निकम्मी सरकार को शर्म आ जाएगी। अगर वो एम्स आ जाएगी तो कम से कम ये होगा कि उसकी जान बच जाएगी। तो अगर ये उसको, मैं यहां रहूं कि उसकी हम लोग अच्छा इलाज करा सकें। अगर ये नहीं करेगी, क्योंकि पिछली बार सफदरजंग से छोड़ के भाग गए थे, ये अस्पताल छोड़ के भाग गए थे, डॉक्टरों ने यह सही तरह जो है एंटरटेन नहीं किया, तो मैं इसलिए यहां था। मगर मुझे पता है कि ये लोग जो हैं, ये हत्यारी सरकार तो मदद नहीं करेगी, तो हमें उन्नाव की तरफ रुख करना पड़ेगा। और मैं उन्नाव कूच करूंगा, मैं परिवार से मिलूंगा और मैं अस्पताल में जाऊंगा। मैं पूछना चाहता हूं, ये जो अधिकारी कर्मचारी जो इनको हमारे टैक्स से जिनको तनख्वाह मिलती है, जिनका काम है न्याय सुनिश्चित करना, ये हमारे मालिक कब से हो गए? ये कब कैसे तय करेंगे कि घटना क्या हुई है? ये कैसे तय करेंगे कि परिवार के लोग क्या बोले मीडिया पे? ये मीडिया को कैसे रोकेंगे? जनता को मिलने से परिवार से कैसे रोकेंगे? ये पुलिस और सरकार नहीं तय करेगी, इस देश का संविधान तय करेगा, कानून तय करेगा। मुख्यमंत्री अपने आप को तानाशाह ना समझे, तानाशाही नहीं रही है, लोकतंत्र है। हमने तो मुख्यमंत्री को भी खुद जो है अपने मुकदमे वापस करते देखा। हमने मुख्यमंत्री को मैं पर्सनली कमेंट नहीं करना चाहता था, मगर कहना पड़ेगा कि सरकारों में रह के आज जो शोषण वो कर रहे हैं, जिस तरह तानाशाही कर रहे हैं, मैंने उनको रोते हुए देखा लोकसभा में। तो मैं उम्मीद करता था कि संत जो है वो सबके होते हैं और संत के लिए जात बिरादरी नहीं होती है, और संत जो है सबके लिए न्याय के लिए खड़े होते हैं। लेकिन संतों के नाम को भी डबो दिया ऐसे व्यक्ति ने जो सिर्फ और सिर्फ अपराधियों के पक्ष में खड़ा है, और न्याय और अपराधियों के बीच में, न्याय और पीड़ितों के बीच में बाधा बन के खड़ा है। मुझे दुखद है कि एक अयोग्य व्यक्ति उत्तर प्रदेश की कुर्सी बैठा हुआ है और उत्तर प्रदेश की जनता में हाहाकार मच रहा है। बेटियों की चीख नहीं सुनाई दे रही है, बेटियों की माओं की चीख नहीं सुनाई दे रही है, उनका दर्द नहीं दिख रहा है। और कितना कठिन होगा कि जब पता लगा कि प्राइवेट हॉस्पिटल में एडमिट करा गया और बच्ची के परिवार के लोग चंदा ले लेके जो है इलाज करा रहे हैं। बताइए क्या कर रहा है प्रशासन? ऐसा नकारा प्रशासन जो सरकार के इशारे पे ये अपराध पे अपराध कर रहा हो। ये इनके तो घर में भी बहन बेटियां, ये कहां मुंह दिखाएंगे? ये किस समाज में जाके कहेंगे? इनसे लोग पूछेंगे जहां रहते हैं, अरे यार तुम लोग क्या करते हो? तो ये लोग क्या कहेंगे? मेरी समझ में नहीं आ रहा है। लोकतंत्र की धज्जा उड़ा दी गई उत्तर प्रदेश में। दलितों को मुझे लग रहा है कि उत्तर प्रदेश छोड़ के जाना पड़ेगा। ऐसा हालात उत्तर प्रदेश में वर्तमान के मुख्यमंत्री ने बना दिए हैं। ब्रजेश जी, बहुत बहुत शुक्रिया चंद्रशेखर जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपने विचारों को रखने के लिए। हम आपसे लगातार इस मसले को लेकर संपर्क में रहेंगे और आपकी प्रतिक्रिया लेते रहेंगे। मैं आपका बहुत आभार प्रकट करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। प्रोफेसर मनोज मिश्रा जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। प्रोफेसर साहब, आपकी पुलिस यानी उत्तर प्रदेश पुलिस पर की जांच पर तमाम लोगों को, पॉलिटिकल लोगों को, और विशेष तौर पर आपने भी चंद्रशेखर जी की बात सुनी, उनको भरोसा नहीं है, वो एक बाहर की जांच चाहते हैं। जी बहुत दुखद घटना है और पूरा उत्तर प्रदेश, पूरा देश, समाज का हर सभ्य तबका उस पीड़ित परिवार के साथ खड़ा है और वास्तव में दुखद है। और ये केवल पुलिस प्रशासन और व्यवस्था के प्रति नहीं, समाज के प्रति भी बड़ा दुखद चीज है और समाज को भी इस पर बहुत कष्ट है और पीड़ा है। ये निश्चित तौर पर बात है, इसमें कोई संदेह नहीं है। रही बात जो चंद्रशेखर जी को मैं सुन रहा था, तो चंद्रशेखर जी या कोई भी राजनीतिक दल जो इस समय विरोध में है, विपक्ष में है, वो प्रश्न उठाना बहुत आसान होता है किसी व्यवस्था पे कि लखनऊ क्यों नहीं लोग, कानपुर क्यों ले आए, सरकारी में क्यों नहीं कराया, प्राइवेट में क्यों नहीं कराया, क्यों कराया। आप देखिए जो जिस अस्पताल में भर्ती कराया गया, रिजेंसी हॉस्पिटल कानपुर का सबसे अच्छा हॉस्पिटल है, और जो शालिनी कपूर जी उनको ट्रीटमेंट दे रही हैं, बालिका क्रिटिकल स्टेज पर है, वो भी सर्वश्रेष्ठ डॉक्टर है कानपुर की। तो ये कहना तत्काल क्या समझ में आता है, उन परिस्थितियों पे जाके विचार करना चाहिए। और सरकार पूरा प्रयास कर रही है कि उसको बेहतर सुरक्षा व्यवस्था, सुविधा, स्वास्थ्य सुविधा मिले। तो इसलिए ये प्रश्न उठाना तो बहुत आसान है
और चंद्रशेखर जी कभी चूंकि सत्ता में नहीं रहे इसलिए उनको वो अनुभव नहीं है जो व्यवहारिक दिक्कतें आती हैं। आप ये बताइए, असोहा से कानपुर ही पास पड़ता है, तो दूसरा एक मुद्दा उन्होंने बहुत महत्वपूर्ण उठाया, उस मुद्दे पर मैं चाहता हूं कि आप जरूर प्रतिक्रिया दें प्रोफेसर साहब, क्योंकि मसला ये है उन्होंने उठाया कि पीड़ित परिवार को परेशान किया गया, उन पर बयान बदलने का दबाव डाला गया, रात भर उनके परिवार के पुरुषजनों को थाने पर रखा गया। क्यों? देखिए, केवल एक संभावना की प्रकरण को बदल दिया गया, ये तो बिल्कुल, आप तो मीडिया जगत के दिग्गज हैं, आप जानते हैं कि जो समस्या मीडिया में आ गई, जो भी घटना घटी है उसको दबाया नहीं जा सकता और कोई सरकार दबा भी नहीं सकती। इंदिरा जी नहीं दबा पाई जब उन्होंने आपातकाल लगाया, तो कोई सरकार क्यों दबाएगी। लेकिन ये बात है, हो सकता है वहां की कुछ और परिस्थितियां हो या लॉ एंड ऑर्डर क्या आप इसको उचित मानते हैं कि उनको गम भी नहीं मनाने देंगे, रोने भी नहीं देंगे, उनको अपनी तकलीफ भी नहीं और उनको थाने उठा लेंगे? ये क्या जस्टिफाई किया जा सकता है प्रोफेसर साहब? देश की जनता को पीड़ा मनोज जी, क्या ये जस्टिफाई किया जा सकता है कि इस तरह घटना हो जाए? जी ब्रजेश जी क्या कह रहे थे? क्या इस तरह का पुलिस का कार्य तौर तरीके, इसको जस्टिफाई किया जा सकता है? नहीं, जस्टिफाई किसी गलत चीज को नहीं किया जा सकता। सभ्य समाज में पुलिस प्रशासन, सरकार और जो भी मीडिया है, सबका अपना अपना रोल है और सबसे अपेक्षा की जाती है कि समाजोन्मुखी हो, समाज की बेहतरी के लिए। थैंक यू। समाजवादी पार्टी की प्रवक्ता जूही सिंह मेरे साथ मौजूद हैं। जूही सिंह जी, इस तरह की घटनाएं बहुत बेचैन करती हैं, बहुत पीड़ा भी देती हैं, बहुत गम भी दे जाती हैं और समाज के ऊपर एक ऐसा कलंक लगा के जाती हैं कि शायद हम उसकी भरपाई दशकों तक नहीं कर सकते हैं। आपको लगता है कि इस घटना में जो कुछ भी हुआ, इसकी हैंडलिंग ठीक से की गई अथवा नहीं? ब्रिजेश जी, सरकार की नीति, नियत, सोच और कार्यशैली सब में खोट है। आप उनके प्रवक्ता को सुन रहे थे। सरकार कोई जिम्मेदारी लेना नहीं चाहती है। जब भी महिला अपराध होते हैं, ये तो आपको साधुवाद है कि जब से ये घटना हुई है आपने सन्नाटा नहीं छाने दिया। सरकार दबा सकती है कि नहीं, इस पर हम प्रश्न नहीं करेंगे, सरकार दबा रही है। हाथरस में भी हमने यही देखा, आज भी हम यही देख रहे हैं। महिला अपराध जब भी होते हैं तो उनको मैं चंद्रशेखर जी से एग्री करती हूँ कि एक अन्य मोड़ देने में सरकार इतनी बिजी क्यों हो जाती है। इनके अफसर वहां करते क्या हैं? घटना के बाद जाते हैं, तरह तरह की घटनाएं होती हैं, पीड़ित परिवार को धमकाया जाता है। क्यों नहीं आप उनको दिल्ली ले जा सके? ऐसी कौन सी परिस्थितियां थी? एयर एम्बुलेंस आपको उपलब्ध है, आप अपने बड़े बड़े सरकारी अफसरों और नेताओं को ले जाते हैं, तो एक बच्ची जो जीवन और मौत से लड़ रही है उसको आप नहीं पहुंचा सकते हैं। मैं ये नहीं समझ पा रहा हूं कि पुलिस ऐसा आचरण क्यों करती है। नाबालिग बच्ची, आप पीड़ित परिवार की हीलिंग के बजाय उसको टार्चर करते हैं, परेशान करते हैं। ये एक नया ट्रेंड है जो ज्यादा डरावना है, जो ज्यादा तकलीफ देता है। बहुत डरा विजय जी। और स्ट्रेचर तक जो वीडियो आया है, आप स्ट्रेचर तक उपलब्ध नहीं करा पा रहे हैं। आप किस तरह की सुविधाएं दे रहे हैं और पीड़ित परिवार के साथ सरकार खड़ी कहां है? आज के दिन तो सबसे ज्यादा संवेदनशील सरकार को होना चाहिए। अरे छोड़िए विपक्ष, छोड़िए चुनाव, छोड़िए सत्ता, कम से कम आंख में तो एक आंसू गिरना चाहिए। कहना कि सरकार खड़ी है कहां दिख रहा है? आपके अधिकारी सारे प्रताड़ित कर रहे हैं, नजरबंद कर रहे हैं पीड़िता के परिवार को, जो अपना खुद जीवन यापन एक समाज के हाशिए पर खड़े हैं, उनके ऊपर आप दबाव डाल रहे हैं और कह रहे हैं कि हम न्याय दिलाएंगे। जी, हाथरस की घटना की दोबारा यह पुनरावृत्ति है और सरकार को शर्मसार होना चाहिए। थैंक यू। प्रियंका गुप्ता कांग्रेस की प्रवक्ता है। प्रियंका जी, मैं आपसे समझना चाहता हूं, क्या आपको लगता है कि जो कुछ भी घटनाक्रम रहा उसकी हैंडलिंग ठीक से हुई अथवा नहीं हुई, और जिस प्रकार से पीड़ित परिवार को परेशान किया गया, ये बहुत ही चिंताजनक तथ्य है? ब्रिजेश जी, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगी कि जो उन्नाव है वो राजधानी से 100 किलोमीटर के अंदर आता है और वहाँ पर 86 केसेस रेप के दर्ज हैं और उसके साथ में 185 केसेस सेक्सुअल हरेसमेंट के दर्ज हैं। ये एक साल के भीतर के हैं? ये एक साल के भीतर के 2019 की डेटा है। फिर मैं पूछना चाहती हूँ कि क्या ऐसा है उन्नाव में, क्या वहाँ का जो है शासन और प्रशासन करता है जिसकी वजह से इतने सारे केसेस होने के बावजूद भी सरकार पूरी तरह से गूंगी और बहरी बनी हुई है? आप ये बताएं कि इस तरह की जो घटनाएं हैं वो एक के बाद एक इस जो है उन्नाव में आसपास के एरिया में हो रही है और सरकार कर क्या रही है? क्यों सरकार चुप बैठी हुई है? जिस तरह से हाथरस के केस में अभी भी मृतक बेटी को न्याय नहीं मिल पाया है, ना ही कोई फास्ट ट्रैक कोर्ट का इंतजाम है, उसके बाद आप देखिए कि ये केस अभी कितने दिन हुआ है,
ये केस आ गया जिसमें 2 बच्चियों की हत्या हो चुकी है और एक बच्ची अस्पताल में मौत और जिंदगी के बीच लड़ाई लड़ रही है। उसके बाद अभी ये मुझे पता चला कि सरकार उसका खर्चा भी नहीं उठा पा रही है। तो ये सरकार के लिए क्या शर्मनाक नहीं है? क्या ये उत्तर प्रदेश की सरकार की यही जो है मंशा है और यही उसका जो है चाल चरित्र चेहरा है कि सिर्फ जो मिशन शक्ति है वो सिर्फ पोस्टर पे दिखता है, वो सिर्फ दिखता है टीवी चैनलों पे दिखता है, वो रेडियो में सुनाई देता है, पर हकीकत पर क्या आपको है? क्या लगता है सरकार का क्या इंटरेस्ट हो सकता है इस घटना को दबाने में? सरकार का सिर्फ इतना इंटरेस्ट हो सकता है कि सरकार चाहती नहीं है कि इस उत्तर प्रदेश की बच्चियों को न्याय मिले। सरकार छुपाना चाहती सरकार है। ऐसा क्यों चाहेगी कि न्याय न मिले? सरकार का इंटरेस्ट क्या है? क्योंकि सरकार आंकड़ों से खेलती है ना। सरकार तब इस आंकड़ों से कंपेयर करती है कि राजस्थान में तो इतने हो गए पर उत्तर प्रदेश में तो इतने ही है। तो इस बचाव के कारण जो है सैयद जरीन जी, इस प्रकार की घटनाएं जो समाज में हो रही हैं विशेष तौर पर बेटियों के साथ, और वो भी तब हम जब मिशन शक्ति चला रहे हों, बेटियों को आगे बढ़ाने की बात कर रहे हों और बेटियों को बचाने के लिए तरह तरह की योजनाएं और अभियान चला रहे हों, और उस बीच ऐसी घटनाएं हो जाना और उसके बाद पुलिस प्रशासन का व्यवहार जो आप कहते हैं दरअसल वो एक्शन में दिखता नहीं है और ये और पीड़ितों को परेशान किया जाता है, ये एक नया ट्रेंड है। ब्रिजेश जी, आज दिल जो है वो बहुत दुखी है। कल का जितनी भी मतलब एक ये विभत्स घटना बहुत दुखी हूं और जी मैं बहुत दुखी है दुख को और आज जो है मतलब मैं एंकर कर रहा हूं इसलिए मैं अपने दुख का आज बहुत दुखी। एक परिवार की 3 बच्चियां 12, 14, 17 साल की 3 बच्चियों को बांध करके और उनको जहर दे दिया गया और सरकार मतलब मुझे इमेजिन करिए उस परिवार की क्या हालत होगी और उनके घर के 4 सदस्य लापता हो गए, उनको थाने पे बैठा लिया गया। वो जो उनके परिवार की महिलाएं हैं, जो बच्ची की माँ है, वो बोल नहीं पा रही हैं। मुझे बहुत तकलीफ है इस चीज की। आप मिशन शक्ति चला रहे हैं, आप सिर्फ टीवी पे चला रहे हैं, आप ऐसे पोस्टर्स पे चला रहे हैं, लेकिन क्या ये उत्तर प्रदेश की जो महिला है जहां पर रोज दिन में 12 से 13 जो है वो रेप की घटनाएं दर्ज होती हैं और इतनी दर्ज होती हैं, न जाने कितनी ऐसी होती होंगी जो दर्ज ही नहीं होती होंगी। पर तो मुझे आज बताइए सरकार ऐसा क्यों चाहेगी कि इंसाफ न मिले? जी और जी तो ये मतलब मुझे बहुत आज सच में ब्रिजेश जी आज दुख का दिन है। आज उत्तर प्रदेश की और हिंदुस्तान की महिला इतिहास में आप देखिए कि हम मिशन शक्ति की बात कर रहे हैं, हम बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ की बात कर रहे हैं। कहां बच पा रही है देश की बेटी? कहां बच पा रही उत्तर प्रदेश की बेटी? जी उनके उस परिवार का गम समझिए। क्यों नहीं प्रशासन के लोग जाते हैं उनको संवेदना देने के लिए? क्यों नहीं पुलिस उनको साथ ऐसी घटना, मतलब पुलिस को उनके घर के पुरुषों को उठा ले जाना? जी ये एक तकलीफ दे बात है। आप जो है वहां पर गड्ढे खुदवा रहे हैं तो परिवार का आप दर्द समझिए। आप वहां जेसीबी बेचकर आप गड्ढे खुदवा रहे हैं, जब वहां पे गांव वाले उसका विरोध कर रहे हैं तब आपने वो वहां से हटाया, ट्रैक्टर्स भेज रहे हैं। आप इस वक्त उस परिवार का दर्द समझिए कि हाथरस की घटना ने एक नया ट्रेंड दे दिया पुलिस प्रशासन को बिल्कुल ऐसी घटनाओं को हैंडल करने के लिए। जी मैं कहना चाहूंगी कि जब इस तरीके के विभत्स अपराध महिलाओं के साथ होते हैं तो उनके जो पोस्टमार्टम होते हैं उनकी वीडियोग्राफी कराना बेहद जरूरी है। अगर जब तक ये वीडियोग्राफी नहीं होगी तब तक लोगों जो अपराधी उनके दिल में होगा कि वो अपने अपराध को कहीं ना कहीं छुपा पाएंगे। ये उन्नाव की जो घटना है ये बहुत विचलित करती है। मैं इस घटना को शुरू से जब से हमारे रिपोर्टरों ने इस घटना के बारे में बताया, हम लोगों ने इसको ट्रैक करने का अभियान शुरू किया। पल पल जिस तरह की खबरें आ रही थी और जिस प्रकार से इसकी विभत्सता दिख रही थी, उसे लग रहा था कि ये अपने आप में एक बहुत ही खौफनाक घटना है। आपका क्या आकलन है कि ऐसा क्यों हुआ होगा और इसको कवर अप करने की कोशिश क्यों की गई? ब्रिजेश जी, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि जैसे हाथरस की घटना जो आपके चैनल पर लगातार चलती रही उसका एकदम कोई एक्शन रिप्ले करवाया जा रहा है और सारे काम भी वही हो रहे हैं। जैसे आपने एक एसओपी शब्द का नाम सुना होगा, कॉर्पोरेट में इस्तेमाल होता है, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर। तो एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर बन गया है यहाँ हमारे उत्तर प्रदेश की पुलिस का कि जब कोई ऐसी घटना होती है तो सबसे पहले क्या करना है, तो जेसीबी भेज दो, वहां पर गड्ढे खुदवा दो। इसके बाद एडीजी का पिछली बार बयान आया था कि रेप तो हुआ ही नहीं, इसी तरह से इस बार बयान आ गया कि उन्होंने जहर खा लिया। कोई आदमी कैसे अपने आप को बांध के जहर खा लेगा और कौन सी ऐसी परिस्थितियां पैदा कर दी गई जो कि उनको जहर खाना पड़ा। तो अच्छा, सबसे बड़ी चिंता की बात यह है कि इस प्रदेश में अभी वो जो एक बच्ची बची हुई है, सबसे ज्यादा उसकी जान को खतरा है। उसकी जान को खतरा उत्तर प्रदेश की सरकार से है
क्योंकि जबरन लाश जलाने वाली सरकार और जबरन लाश जलाने वाली पुलिस से ये उम्मीद नहीं कर सकते कि वो इस बच्ची को जिंदा बचने देंगे। मैं सीधा सीधा आरोप लगा रहा हूं और ये अपनी शंका जाहिर कर रहा हूं कि उस बच्ची का यहां पर इलाज नहीं, उसको सरकार ये मना रही होगी कि वो खत्म हो जाए, वो ना बच पाए, इसलिए उसको ऑल इंडिया मेडिकल में नहीं भेजा जा रहा है। मैं तो कहता हूं कि आपको सबसे पहले एयरलिफ्ट करा के वहां पर वो करना चाहिए। भाजपा प्रवक्ता को शर्म आनी चाहिए कि वो ये कह रहे हैं कि परिस्थितियां कुछ और रही होंगी, हम उसको नहीं भेज पा रहे हैं। अरे कौन सी ऐसी परिस्थिति रही होगी? आप देखिए कि 160 किसान खत्म हो जाते हैं, हाथरस जैसे कांड हो जाते हैं, उन्नाव जैसे कांड हो जाते हैं, प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री के मुंह से बोल नहीं फूटता, लेकिन अगर किसी क्रिकेटर की उंगली में चोट लग जाए तो ये रात भर सो नहीं पाते हैं। आपकी पार्टी के लीडर हैं संजय सिंह, तुम्हारा उन्होंने एक बड़ा विवादित खाना ट्वीट खाया किया कि खाया? है। मैं उस ट्वीट के संदर्भ में आपसे पूछना चाहता हूं, वो लोगों को उकसा रहे हैं कि आप कब तक चुप रहेंगे, आज तुम्हारा जिला है, कल को तुम्हारा गांव होगा, कल को उनका हुआ, आपका उनका, उठिए और क्रांति का आह्वान कर रहे हैं। इस प्रकार के उकसाने वाले बयान देना संजय सिंह का क्या उचित है? भाई ये तो जरूरी है, हम लोग परिवार के लोग हैं ना, हम ऐसे लोग नहीं है कि हमारे घर में बहू बेटी बहन नहीं है, हमारे पास परिवार है। अगर हमारे परिवारों के ऊपर इस तरह के अपराधी लोग सरकार में बैठकर हमला कर देंगे तो ये उकसाना नहीं है, उनको जगाना है। आपकी पुलिस जो है वो यूनिफॉर्म पहनकर हमारे ऊपर हमला कर देगी तो हम उसको सहन नहीं कर सकते। हमारी बहन बेटियों को अगर मिट्टी का तेल लगा के जला दिया जाएगा तो इसको उकसाना नहीं, इसको जलाना कहते हैं। आप इस सरकार को देखिए, ये हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद के चक्कर में इतना उलझा दिया है कि आप इनसे पढ़ाई लिखाई की बातें करिए तो ये चिढ़ जाते हैं, हमलावर हो जाते हैं, कास्ट पॉलिटिक्स करते हैं, जेल भेजते हैं, मुकदमे करवाते हैं। इसकी जब तक सीबीआई और कोर्ट मॉनिटर जांच नहीं होगी तब तक इनको, इस बच्ची को न्याय मिल ही नहीं सकता है। नौटंकी सरकार है पूरी। और ये जो पेट्रोल पंपों पे और ये मिशन शक्ति पर जो मुस्कुराते हुए चेहरे लगे हैं, असल में ये मुस्कुरा नहीं रहे, ये लोग अट्टहास कर रहे हैं, इस देश की जनता के हालात पर अट्टहास कर रहे हैं। इस अट्टहास के खिलाफ निकलना पड़ेगा सबको और बोलना पड़ेगा। कब तक चुप रहेगी जनता? इनको उखाड़ के फेंकना पड़ेगा। वीरेन जी आगे। वीरेन जी, इस पूरी घटना को आप भी कल शाम से मॉनिटर कर रहे हैं, 24 घंटे से अधिक का वक्त भी हो गया इस घटना को हुए। आपका क्या ऑब्जर्वेशन है और आपका क्या मानना है कि यह घटना क्यों हुई, और उसके बाद के जो घटनाक्रम रहे, पीड़ित परिवार के साथ पुलिस का व्यवहार और फिर मुकदमा लिखने में इतने वक्त की देरी, इन सब के पीछे का कारण आप क्या मानते हैं? देखिए, ये सरकार की जो पारदर्शी नीति है उसके खिलाफ ये हुआ है। घटना हो जाना बड़ी बात नहीं है, लेकिन जब घटना को छुपाने में लोग लग जाते हैं, मीडिया को गांव में घुसने ना दो, परिवार को नज़रबंद कर दो, लोग बातें न जान पाएं, देश में सही बात सामने ना आए, ये सब कोशिश जब प्रशासन करने लगता है तो वहाँ सरकार की बदनामी शुरू हो जाती है वहीं से। और इस मामले में तो कहिए कि अभी पीएफआई का कनेक्शन सरकार ने नहीं जोड़ा, नहीं इनके अधिकारी, ये भी बता दें, हाँ तो हर धरना में पीएफआई शामिल है, फंडिंग शामिल है, ये तो कहिए अभी इस पर नहीं मामला आया। और दूसरी महत्वपूर्ण बात कि आज उन्नाव में बेटियों के हत्या पर इतनी बड़ी चर्चा हो रही है और हाथरस के आरोपी एसपी विक्रांत वीर को सरकार ने आज ही बहाल कर दिया है जी। तो ये भी एक कोइंसिडेंस है, लेकिन कोई आश्चर्य नहीं होता क्योंकि उत्तर प्रदेश में आज भी थाने बिकते हैं, भ्रष्टाचार का बोलबाला है और पुलिस में भ्रष्टाचार है। और आप अगर सरकार को इस ओर दिखाएंगे, सरकार को जानकारी देंगे तो सरकार भ्रष्टाचार रोकने के बजाय उल्टे आपसे नाराज होगी। और उन्नाव ने तो कई तमगे दिए हैं इस सरकार में, और उस पर देखिए एक ही जवाब है सरकार के पास कि जितने अपराधी हैं सब वो प्रदेश छोड़कर भाग चुके हैं। सरकार का बयान यही आता है। लेकिन आपको मालूम होगा कि कई अपराधी तो इनकाउंटर के बाद बिस्तर छोड़ के भाग गए यूपी में। अभी नोएडा वाला तो रात में गोली लगी और सुबह भाग गया अस्पताल से। ऐसे वो आप एक बार बता रहे थे कि पेचकस मारा जाता है, गोली नहीं मारी जाती। तो ऐसे ही इनकाउंटर यहाँ पर हो रहा है। यूपी में क्राइम का विकास हो रहा है, भ्रष्टाचार का विकास हो रहा है, गुंडाराज का विकास हो रहा है। सरकार हत्याओं पर, रेप पर, महिलाओं के खिलाफ अपराध पर अंकुश नहीं लगा पा रही है क्योंकि अधिकारी सरकार को गुमराह करते हैं, घटना को मिनिमाइज करते हैं। ये बीजेपी के जितने नेता हैं, अगर इनके घर में चोरी हो जाए और अगर ये जाए कि हमारे घर से 20 लाख की चोरी हो गई तो पुलिस कहेगी 2 लाख की चोरी लिखो, 20 की नहीं लिखाएगी, चाहे जितना कोशिश ये कर लें। तो जो आज सत्ता में है वो भले सच्चाई स्वीकार ना करें, लेकिन पुलिस ज्यादती करती है, पुलिस घटना को मिनिमाइज करती है, ये हर आदमी जानता है।
सबसे बड़ी बात यह है कि हम जिस अधिकारी की शिकायत करते हैं भ्रष्टाचार में, गुंडा राज, अराजकता में, भ्रष्टाचार में, उस अधिकारी को महत्वपूर्ण पोस्टिंग दी जाती है। हाथरस का डीएम तमाम आरोपों के बावजूद मिर्जापुर के डीएम बने हुए हैं, उनको और बड़ा जिला दिया गया। तो सरकार के लिए अधिकारी बड़े प्यारे हैं। बदनामी चाहे जितना हो जाए, जनता का शोषण चाहे जितना हो, इससे उन्हें फर्क नहीं पड़ता है। सबसे बड़ी बात इस देश और प्रदेश की जनता की भी है ब्रजेश जी। एक कहावत है कि जंगल कट रहे थे और सारे पेड़ कुल्हाड़ी को वोट दे रहे थे, क्योंकि उनको यह लगता था कि कुल्हाड़ी में जो हत्था लगा है वो उनकी जाति का है। तो इस प्रदेश का यह दुर्भाग्य है कि हर चीज वोट से डिसाइड होती है और जब उसकी नौबत आती है तो हिंदू और मुसलमान के नाम पर वोट पड़ता है। बहरहाल जी, इस सच्चाई को सबको स्वीकार करना पड़ेगा इस प्रदेश में कि उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था पर चर्चा होनी चाहिए, बंगाल की कानून व्यवस्था पर नहीं, क्योंकि यूपी में घटनाएं हो रही हैं, लेकिन यहाँ चर्चा करोगे तो बात घूम जाएगी, वहाँ की बातें शुरू हो जाएंगी, दूसरी जगह कहा जाती हैं। बहरहाल हम लोग हजारों मामले देखते हैं, हजारों कोशिशें करते हैं, सरकार वादे करती है लेकिन उसकी आंख नहीं खुलती है, क्योंकि इन अधिकारियों ने सरकार की आंख पर पट्टी बांध दी है और सरकार चाहकर भी सच्चाई को नहीं देख पाती है। आज का दुर्भाग्य है कि जो मीडिया, जो व्यक्ति सही बात कहे, सरकार उसको बुरा मानती है, अधिकारियों को वो अपने अच्छा मानती है, और यह सिलसिला ये दर्शाता है कि इससे क्राइम रुकेगा नहीं, भ्रष्टाचार रुकेगा नहीं। फिर मेरा अनुभव क्या है वीरेंद्र जी कि ऐसा हर सरकारों में होता है, अधिकांश सरकारों में ब्यूरोक्रेसी ही इन चीज़ों को कंट्रोल करने की कोशिश पॉलिटिक्स को करती है, सत्तारूढ़ दल को विशेष तौर पर। ऐसा उत्तर प्रदेश का इतिहास रहा है। जो बातें विपक्ष में रहकर जी साफ साफ दिखाई पड़ती हैं, वो सत्ता में आ जाने के बाद नेता क्यों नहीं देख पाते? असल में विपक्ष ज्ञान पाने का एक अभूतपूर्व माध्यम होता है, जहां आपको ज्ञान प्राप्त होता है, और जब सत्ता प्राप्त होती है तो ज्ञान की किताब बंद करके रख दी जाती है। बहरहाल कानून व्यवस्था के मामले में उत्तर प्रदेश जी लगातार घिरा हुआ है जी, चाहे एडीजी हो, चाहे डीजीपी हो, चाहे और बड़े अधिकारी हो, सरकार इनकी जवाबदेही फिक्स नहीं कर पा रही है। जनता को और महिलाओं को सुरक्षा देने में सरकार नाकाम हो रही है, और ये सब चुनाव में इसका इनको खामियाजा भोगने पड़ेगा। जी कंक्लूड करेंगे। किसान आंदोलन पर जिन्हें आतंकवादी कहते थे, आज पंजाब की जनता ने निकाय चुनाव में उनको जवाब दे दिया है। वहां के परिणाम बता रहे हैं कि बीजेपी हार रही है, और आने वाले दिनों में उत्तर प्रदेश में और देश के अन्य राज्यों में भी परिणाम आएंगे। बहरहाल जो लोग आज डंडे के दम पर, पुलिस के दम पर सच्चाई की आवाज दबाने में लगे हैं, वो जान लें कि लगा लो जोर तुम चाहे जितना शहंशाही के लिए, और लोग लड़ते रहेंगे अपनी बेगुनाही के लिए, और कितना भी जुल्म कर लो कत्ल छुपाने के लिए, और आएंगी लाशें अब तो गवाही के लिए, और दिल में जुनून था जिनके नौकरशाही के लिए, रक्स करते हैं अब अपने जिले इलाही के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया वीरेंद्र जी, बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर मनोज मिश्रा जी, मेरे पास आपके लिए 3 सवाल हैं। पहला ये कि क्या आप वाकई में ये बात मानते हैं कि आपकी सरकार ने ब्यूरोक्रेसी कंट्रोल करती है और ब्यूरोक्रेसी के हिसाब से आप देखते, सुनते और एक्ट करते हैं? दूसरा सवाल कि उस बच्ची को एम्स भेजने में आपको क्या प्रॉब्लम है? और तीसरा, इस घटना की जांच पॉलिटिकल पार्टीज खासतौर पर अपोजिशन सीबीआई से कराने की मांग कर रहे हैं। देखिए ब्रजेश जी, मैं बड़ा धैर्य से सुन रहा था और इतने संवेदनशील मुद्दे पर राजनीतिक बात नहीं करना चाहता था, क्योंकि मैं परिवार से भी शिक्षक हूं और मैं खुद भी शिक्षक हूं, तो मैं नहीं चाहता था कि इतने गंभीर विषय पर, इतने संवेदनशील विषय पर राजनीति हो। लेकिन आप देख लीजिएगा, जो कांग्रेस, सपा और तीसरे जो दल है आप वाले, उन्होंने सिर्फ राजनीतिक बातें कही, मुद्दे पर कम, राजनीति पर ज्यादा ध्यान दिया।
और जो लोग लगातार बोल रहे हैं कि भाजपा खतरे में है, सरकार राजस्थान में चली गई है, उत्तर प्रदेश में बिहार में चली जाएगी, ये है क्योंकि एक इतने संवेदनशील विषय पर राजनीति करना इस प्रदेश की जनता इनकी गंभीरता को जानती है। अभी 4 साल पहले समाजवादी पार्टी की सरकार थी, कितने आंसू बहाए थे बालिकाओं के। अरे कौन कर रहा है सर, अपनी सरकार की बात कर लीजिए। मैडम प्लीज, मैडम मैं आ रहा हूँ आपके पास, मैडम आप ही के पास आऊंगा प्लीज, मैडम प्लीज दीजिए। लेकिन तब आंसू नहीं बहाए इन लोगों ने, अब आंसू बहा रहे हैं। मनोज जी मैंने आपसे 3 सवाल किए हैं और मैं आपसे निवेदन करूंगा कि इन 3 सवालों के आप क्रमशः जवाब दे दें। पर वो चाहे की और किसी घटना पर उनको सिर्फ राजनीति करनी है, सिर्फ सत्ता चाहिए, इसके अलावा इनको जी मैंने 3 सवाल किए हैं आपसे सर, छोटे छोटे। हम राजनीति मैडम प्लीज सिर्फ मनोज जी बोलेंगे। ब्रजेश जी सपा प्रवक्ता से विशेषकर मैं कहूंगा कि आपने जो 5 साल मॉडल उत्तर प्रदेश को दिया उस पर भी तो एक बार नजर डाल लीजिए। आप ये देखिएगा आपने क्या चुप रहिए, आपको न शर्म है न हिम्मत है कि आप आज की सरकार की बात कर सके, आपको न शर्म है न हिम्मत है कि आप अपने अधिकारियों से जवाब तलब कर सके। आप यहाँ बैठकर बेशर्मी से विपक्ष की बात कर रहे हैं। अपनी सरकार 4 साल हो गए, महिलाएं असुरक्षित हैं, लगातार घटनाएं हो रही है उत्तर प्रदेश में, हम निकल नहीं सकते। हमारे घर में भी बहू बेटी है, आपके घर में भी होगी, और अगर नहीं होगी आप शिक्षक होने लायक भी नहीं है। आप पता नहीं किस तरह की शिक्षा देते हैं लोगों को, जो इस तरह की बात। अगर आप लोग एक एक करके बोलेंगे तो निश्चित तौर पर दर्शक आप लोगों की बात सुन सकेंगे। लगातार दोनों लोग बोलेंगे तो ये बात नहीं पहुंचेगी। आप इस बात को समझने की कोशिश करें। मैडम प्लीज, डॉक्टर मनोज जी आप अपनी बात कंप्लीट करें। मैंने 3 सवाल आपसे किए थे और अपेक्षा करूंगा तीनों का जवाब आप दे दें। आप बहुत संवेदनशील पत्रकार हैं, इस सरकार की या किसी चीज की समस्या समझने की कोशिश करिए। हम प्रश्न भूल गए आपके, हमें लगा कि पहले इनको उत्तर दें। मेरा पहला प्रश्न है कि क्या वाकई में नौकरशाही ने आपकी सरकार पर नियंत्रण कर लिया और अपने इशारे पर आपको चला रही है? दूसरा, एम्स क्यों नहीं भेज रहे? और तीसरा, अपोजिशन कहता है सीबीआई जांच। देखिए ब्रजेश जी, नौकरशाही पर इतना बढ़िया नियंत्रण सरकार का इससे पहले कभी नहीं था। और मुझे याद है कि श्रीमान अखिलेश जी ने आईएएस के सम्मेलन में कहा था कि मुझे पता है कौन क्या कर रहा है आईएएस। ये श्रीमान अखिलेश जी का बयान था, और जब आपको पता था तो आपने कुछ नहीं कर पाया था। ये अखिलेश जी का बयान है, और मैं तब भारतीय जनता पार्टी का विपक्ष में थी और मैं उस समय भी प्रवक्ता था, और उस समय हम लोगों ने इस बात का विरोध किया था। ऐसा नहीं कि भाजपा सरकार में कोई प्रशासनिक दबाव सरकार के ऊपर नहीं है, सरकार बेहतर प्रबंधन करती है। ये बात सही, कमियां होती है, कुछ गलतियां होती है, लेकिन इसका दूसरा, आप एम्स क्यों नहीं भेज रहे हैं सर? दूसरा जवाब, एम्स क्यों नहीं भेज रहे हैं? ये बिल्कुल नहीं, एम्स क्यों नहीं भेज? और दूसरी बात जो आप कह रहे हैं कि जो एम्स क्यों नहीं भेजा, तो ब्रजेश जी आप अच्छी तरह जानते हैं, और आप चाहे तो यहाँ के अपने संवाददाता से पूछ लीजिए कि जो तत्कालीन परिस्थितियों में उपलब्ध स्वास्थ्य संसाधन थे, कानपुर का सबसे अच्छा अस्पताल है। जैसा कि मैंने ओपनिंग रिमार्क में कहा था कि उस समय जो भी सबसे अच्छा अस्पताल है और बच्ची की स्थिति के अनुसार उसको कहा। अच्छा, सीबीआई। तीसरी बात यह है कि सीबीआई, आप एक तरफ ये लोग आरोप लगाते हैं कि सीबीआई बीजेपी के कब्जे में, और दूसरी तरफ सीबीआई की मांग करते हैं। सच बात यह है कि समस्या की संवेदनशीलता नहीं देखते, ये समस्या को थैंक यू जूही सिंह जी, बहुत संक्षेप में उत्तर दीजिएगा। थैंक यू डॉक्टर साहब। जूही सिंह जी, मैं आपसे समझना चाहता हूं, सरकार ने कार्रवाई की, पुलिस ने 302 की FIR लिखी, अब इन्वेस्टिगेशन कर रही है पुलिस, तो क्या आपको उत्तर प्रदेश पुलिस के कामकाज की शैली पर भरोसा नहीं है? हमें उत्तर प्रदेश पुलिस के कामकाज पे बिल्कुल भरोसा नहीं है, और उत्तर प्रदेश पुलिस बार बार प्रत्यक्ष प्रमाण दे चुकी है, चाहे विकास दुबे घटना हो, चाहे हाथरस हो, चाहे आज हो। इस घटना को दबाया जा रहा है, और जब भारतीय जनता पार्टी ये कह रही है कि हम अच्छे अस्पताल में भेजेंगे, जिसको ये परिभाषित कर रहे हैं, और एम्स में नहीं भेजेंगे, तो इनकी नीति साफ दिखती है। अपनी सरकार की बात करें, 4 साल हो गया, चुनाव होने वाले हैं, आपने जो भी सुविधाएं टेक्नोलॉजी के तहत, ये तो सरकार मानती ही नहीं है ना कि अपराध हो रहा है। जी थैंक यू। प्रियंका गुप्ता, क्या आपको लगता है कि एम्स भेजने पर ज़्यादा बेहतर इलाज होगा, और इन्वेस्टिगेशन उत्तर प्रदेश पुलिस ठीक से नहीं करेगी, और करेगी भी तो पक्षपातपूर्ण करेगी, ऐसी आपको आशंका है? देखिए, माननीय प्रियंका गांधी जी ने पहले ही कहा है कि इस बच्ची को दिल्ली ले जाकर इसके जीवन की रक्षा करना बहुत ज़रूरी है, ताकि केस आगे बढ़ सके और इस बच्ची की सुरक्षा हो सके जी। और इसके बारे में मैं ये कहना चाहूँगी कि जिस तरह से इनका पिछला रिकॉर्ड आप देख लीजिए, अगर आपको बहुत ज़्यादा जानने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, सिर्फ पिछला रिकॉर्ड उठाकर देख लीजिए किस तरह से एक विधायक को
बचाया गया था, जबकि वो हत्या का आरोपी था और वो बलात्कार का आरोपी था। उसके बावजूद भी इसी उन्नाव के सांसद उसे जेल में मिलने जाते हैं। तो इस तरह के रक्त बीज पैदा होते रहेंगे जब तक उनका संहार नहीं किया जाएगा, जब तक उनको सजा नहीं होगी और जब तक उन्हें बचाने की कोशिश सरकार करती रहेगी। बिल्कुल कर रही है सरकार। आप देखिए हाथरस के केस में क्या किया, इन्होंने कहा पीएफआई है, इन्होंने कहा ये संगठन है, वो संगठन है, सरकार को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। पर इन्होंने ये नहीं माना कि उस बच्ची के साथ कुछ अनिष्ट हुआ है, इन्होंने ये नहीं माना कि उस बच्ची के साथ कुछ अनिष्ट हुआ है और उसकी मर्डर हुआ है। इन्होंने सिर्फ ये कहा कि उस बच्ची का जो है चाल चरित्र, चेहरा नहीं ठीक था जी। इस तरह की बातें करने का क्या मतलब है? आप इंसाफ दीजिए ना, आप इंसाफ के लिए बैठे हुए हैं और ये आप कह रहे हैं कि विपक्ष रोता रहता है। अरे विपक्ष रोएगा नहीं तो क्या करेगा? इस तरह के हालात आपने बना रखे हैं, हर घर में माँ बहन बेटियां तो है ना, क्यों नहीं विपक्ष रोएगा? विपक्ष इसलिए रोएगा क्योंकि विपक्ष को विपक्ष के घरों में बच्चियां हैं। मुझे बताइए, क्या उत्तर प्रदेश पुलिस से इंसाफ मिलने की उम्मीद कम है? शायद यही कारण है कि ब्रिजेश जी तकरीबन 24 घंटे से ऊपर हो गया है। 10 उसकी पुलिस की प्रशासन ने 10 लोगों की टीम गठित करी गई है। अभी तक पता नहीं चलने पाए कि हत्या की सही वजह क्या थी। जब असल वजह अभी तक पता नहीं करने पाए तो आगे तो इनका ऊपर वाला ही मालिक है। और दूसरी चीज मैं पूछना चाहूंगी, जो बीजेपी के प्रवक्ता, क्योंकि सरकार आप ही की है, तो मैं किसी पार्टी से तो हूं नहीं, मैं तो एक आम नागरिक हूं, इस देश की आम सी महिला हूं। मैं भी 2 बच्चियों की माँ हूं। मैं आपसे पूछना चाह रही हूं कि आप सारा ठीकरा विपक्ष पे फोड़े दे रहे हैं, आपकी सरकार क्यों नहीं गई? आपका विपक्ष आपके प्रशासन से क्यों नहीं कोई गया? क्यों नहीं पुलिस ने उस पे वहां पर आप अच्छी नीति से जाइए ना। किसी के ऊपर इतना बड़ा मतलब इतनी बड़ी उस पर आफत फूटी है, उस परिवार की 3 बच्चियां चली गई, क्यों नहीं पुलिस ने जाकर वहां पर उसके सर पे हाथ रखा? क्यों नहीं सरकार का कोई नुमाइंदा अभी तक गया? मैं ये पूछना चाह रही हूँ, आप विपक्ष पे क्यों फोड़ते हैं? जब आप नहीं सूद लेंगे तो विपक्ष तो खड़ा होगा। विपक्ष को कहना छोड़िए, आप अपनी जिम्मेदारी निभाइए। आप वोट लेकर कर आए हैं तो कम से कम आधी आबादी को सुरक्षा तो दीजिए। सिर्फ आप मिशन शक्ति चला रहे हैं, ये सब चलाना बंद कीजिए। सही मायने पर ग्राउंड रूट पर आप महिलाओं को सुरक्षा दीजिए। मैं 2 बच्चियों की मां, मैं चिंतित हूं। गरीब एक ग्रामीण इलाके में बच्ची सुरक्षित नहीं है। बच्चियां, आप शिक्षा की बात नहीं करते हैं, आप बच्चियों को प्रोटेक्शन देने की बात नहीं करते, आप किस चीज की बात करते हैं? आप गुस्सा दिलाते हैं। आप सिर्फ विपक्ष में ठीकरा मत फोड़िए आप। ऑलराइट, वैभव महेश्वरी, मैं आपसे समझना चाहता हूं कि इस घटनाक्रम में पीड़ित बच्ची को जो इलाज मुहैया कराया जा रहा है, सरकार का कहना है कि जो बेस्ट अवेलेबल उनके पास प्लेस है वहां पर वो इलाज करा रहे हैं। आप सरकार की नीति पर या सरकार के इरादों पर बार बार शक क्यों करते हैं? कारण क्या है आपके पास इसके? अरे इसलिए ये कारण है कि ये अपराधी सरकार है, इसकी नियत और इरादों की तो बात करना ही बेकार है। तो आपने तो बहुत बड़े बड़े और अच्छे शब्दों का इस्तेमाल किया है। मैं कहता हूं अपराधियों की सरकार है। बच्ची को पेट्रोल डाल के जला देते हैं, अपराधी बैठे हुए हैं, अपराधियों के हाथ में पुलिस है, अपराधियों के हाथ में शासन है, व्यवस्था है। तो सबसे ज्यादा इस बच्ची को खतरा इसलिए है कि वो उत्तर प्रदेश के अंदर है। सबसे ज्यादा जो तकलीफ हुई उन 2 बच्चियों को जहर खाना पड़ा, किसी ने खिला दिया उसको, उनके हाथ पैर बांध दिए। ये इसी उत्तर प्रदेश का कांड है। इसी उन्नाव में एक बच्ची के परिवार के ऊपर ट्रक चढ़ा दिया गया था। तो ये आपको यही सबसे बड़ी खतरे की बात है। ब्रिजेश जी एक चीज और कहना चाहूंगी, जो इलाज मैं आपको कह रहा हूँ ना, आपको टेलीविजन चैनल पर सुनने की आदत है, आपको अपराधियों की सरकार है, ये अपराधियों की सरकार है, ये किसानों को ऊपर लाठी चला रहे हैं, ये छात्रों को ऊपर लाठी चला रहे हैं, लोगों के ऊपर, ये हत्यारों की सरकार है। पीड़ा है कि ये सत्ता से हजारों किलोमीटर दूर है, इसलिए सत्ता मर्डर कर रहे हैं आप लोगों का। करते बाबू जी आप और आपकी पार्टी पॉलिटिक्स करते हैं, लोगों के ऊपर मुकदमे करते हैं और आपको ये भी पता नहीं है कि आप कब सत्ता में चले गए। आप सत्ता में होते हैं तो भी विपक्ष में होते हैं। मनोज जी क्या संजय सिंह ट्वीट करके उकसा रहे हैं लोगों को? सवाल किससे करना है? आज अपनी पुलिस को आपको ये तो धन्यवाद देना चाहिए इस पैनल का जो इस बातों को उठाता है। उत्तर प्रदेश में बच्चियों की खबरें खबरें खुदवाते जेसीबी से। भाजपा प्रवक्ता इस तरह से बात कर रहा था। अंदर देखिए कि अगर महिलाओं की ओके जूही सिंह जी, आपको सरकार के इरादों पर संदेह क्यों है? जब तक आपके पास कारण क्या है? नहीं होगा उत्तर प्रदेश सरकार से, उसको सबसे ज्यादा बड़ा खतरा है।
ओके, ऑल राइट वैभव, ऑल राइट। जूही जी, गो अहेड। जी ब्रिजेश जी, सरकार ने बार बार प्रत्यक्ष प्रमाण दिया है कि इनकी अधिकारियों के ऊपर इनका कोई अंकुश नहीं है। अधिकारी हर महिला अपराध को दबाने की कोशिश करते हैं, एक नया एजेंडा, एक नई कहानी, और पीड़ित परिवार को स्पेशली दबाव डालते हैं, चाहे हाथरस हो, मथुरा हो, आजमगढ़ हो, बाराबंकी हो। कस्टोडियल डेथ्स में ओके, मनोज मिश्रा जी, आप जूही जी को रिस्पॉन्ड करना चाहेंगे? गो अहेड। रही है महिला अपराध में ये ओके मैडम जी। मैंने फिर भी कहा था, ओपनिंग रिमार्क में कहा था ब्रजेश जी कि राजनीति संवेदनशील मुद्दों पर होनी चाहिए, लेकिन एक सीमा के अंदर होनी चाहिए। जूही सिंह जी का ऐसा कोई रिकॉर्ड इतिहास हर नहीं मुद्दे है पर इनकी सरकार का, राजनीति इनकी सरकार का कोई ऐसा रिकॉर्ड नहीं कि महिलाओं की रक्षा, उनकी राजनीति मत करें मिश्रा जी, मैं राजनीति करूंगी और महिलाओं की आवाज उठाऊंगी, क्योंकि मेरी सरकार असंवेदनशील है, मेरी सरकार में खोट है, के मामले में, अपहरण के मामले में, मेरी अभी की सरकार में खोट है। योगी आदित्यनाथ की नीयत खराब है, मुख्यमंत्री की टीम काम नहीं कर रही है और उनके प्रवक्ता बेशरम है। और आप जैसे शिक्षक लोग अगर कक्षा में पढ़ाने जाएंगे तो आप क्या बताएंगे, जरा ये भी बता दीजिए। और इनको भी पुनर्विचार करना चाहिए महिला होने के नाते। तो महिला होने के नाते क्या करें, मुंह बंद कर लें? सही आकलन करें, सही आकलन करें, ओके, आकलन करें कि आपका चरित्र आचरण कैसा। ओके प्रियंका जी, आप लोग अपना सही से आकलन नहीं कर रही, मनोज जी का ऐसा मानना है। अरे चुप रहिए मिश्रा जी, जरूरत सरकार को है। जिस तरह से न्याय नहीं मिल पा रहा है उत्तर प्रदेश में बेटियों को, उसमें जरूरी है कि सरकार अपना चाल चरित्र चेहरा देखे। इनकी नीति और नियत लोगों के सामने आ चुकी है, जिसका इन्हें अभी भी आभास नहीं है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। आवाज नहीं है। मैं आप सबका बहुत धन्यवाद प्रकट करना चाहता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। ये पूरा घटनाक्रम सरकार के इरादों पर भी सवाल खड़े करता है कि सरकार को चाहिए कि अगर वो इंसाफ दे रही है पीड़ित परिवार को, तो इंसाफ होते दिखना भी चाहिए, इंसाफ होते हुए भी दिखना चाहिए, और पीड़ित बच्ची को न्याय भी मिलना चाहिए, और उसका बेहतर से बेहतर इलाज भी कराना सरकार का दायित्व है। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, नमस्कार।